हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9th। मैं अकमल खान आया आप लोगों को क्लास 10 फिर से आपका सोशल साइंस अर्थशास्त्र का जो दूसरा चैप्टर था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपका 1 नंबर का और बहुविकल्पीय में जो पॉइंट थे वो हमने सब कवर कर लिए हैं 2 वीडियोज़ में। अगर वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, वीडियो जाके देख लीजिए। तो चलिए आज 3 और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक होते हैं इनके आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो आप उत्तर देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। देखिए पहला, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, और दूसरा सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती हैं, वो 198 सेवाओं पर जो सरकार है वो सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, रोजगार सुरक्षा दी जाती है, सार्वजनिक छुट्टियां और अन्य सेवाएं दी जाती है। अब निजी क्षेत्रक में क्या आता है, जो एक निजी होता है। अब देखिए एक पूछा था आपसे सरकार का यानी सार्वजनिक क्षेत्रक, और एक निजी क्षेत्रक यानी कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो होता है ये क्षेत्रक। इसमें परिसंपत्तियां जो होती है एक निजी व्यक्ति के हाथ में होती है, निजी स्वामित्व के हाथ में होती हैं। सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। एक मतलब कि कोई भी एक किसी का मालिक एक चीज़ हो, यानी कि सरकार का ना हो ना फिर अन्य किसी का हो, ये केवल एक सीमित व्यक्ति का हो, ऐसी चीज़ों को निजी क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र में ऐसी चीज़ें आती हैं। अब देखिए तीसरा, इसमें आपका जो है अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य है। एक व्यक्ति होता है वो अधिक से अधिक आपका लाभ कमाना चाहता है, वो चाहता है कि कितना मुझे लाभ मिल जाए, ये है आपकी। अब देखिए जो चौथा है ये आपका रोजगार व श्रमिक असुरक्षित रहते हैं इसमें, और संवैधानिक छुट्टियां और अन्य सेवाएं इसमें उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इसमें केवल सरकार की जो होती हैं ये भी उपलब्ध कराई जाती हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ये छुट्टियां और सेवाएं दी जाती हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब देखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करना है। यानी कि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं इनमें जो मजदूर होते हैं इनके सामने कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं इनका वर्णन करना है हमको। तो उत्तर जो आपका है, यह क्षेत्रक सरकारी नियम व विनियमों को नहीं मानता है। इसमें न्यूनतम वेतन मिलता है, रोजगार की अवधि का कार्य समय सीमा निश्चित होती है, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है, निश्चित कार्य क्षेत्र अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं इसमें। अब देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ये है संगठित व असंगठित क्षेत्रकों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है। जो संगठित क्षेत्रक होते हैं या असंगठित क्षेत्रक होते हैं। अब देखिए संगठित क्षेत्रक में जो आपका आता है ये होता है अधिक वेतन की प्राप्ति, नौकरी सुरक्षित, कार्य की स्थितियाँ अच्छी होती हैं। ये जो संगठित क्षेत्र होते हैं इनमें यानी कि सरकारी नौकरी आपका होता है, अधिक वेतन आपको मिलता है, जो कार्य की स्थिति होती है ये मजबूत होती है, कर्मचारी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है, कार्य अवधि निश्चित होती है। और असंगठित में क्या होता है, कम वेतन मिलता है, नौकरी सुरक्षित नहीं रहती है, कब चली जाए कोई पता नहीं। और जो आपका तीसरा है कि निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ ये होती हैं, आपकी कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं होता है, इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। ये आपका संगठित और असंगठित हो गया। इसके बाद जो आपका चौथा है ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रावधान बताइए। ये जो आपका राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि ये कई बार आपका पूछ लिया है ये क्वेश्चन। तो ये जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। क्या है रोजगार जो आपका है राष्ट्रीय रोजगार, ये देखिए राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत 100 दिनों में रोजगार गारंटी, 100 दिन रोजगार की गारंटी होती है, सरकार देता है इसको। इसके बाद जो रोजगार ना मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसमें अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में भी कार्यस्थल होता है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। गरीबों में भी अति गरीब लोगों को भी रोजगार प्रदान किया जाता है इस क्षेत्र में। यानी कि ये सब क्रियाएं किसके अंतर्गत होती हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के हिसाब से। अब देखिए इसमें आपका 5वां क्वेश्चन है ये है, यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक व द्वितीय या तृतीय क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है,
लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। इस कथन की पुष्टि आपको करनी है, इस कथन को स्पष्ट करना है आपको। तो उत्तर जो है आपका, यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि प्राथमिक जो आपका किसने, ये 3 यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये समझाने की कोशिश की गई है। जैसे आपका प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहनों की आवश्यकता होती है। इसमें जो आपका दूसरा है ये है, विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। अब देश में आपका तीसरा पॉइंट है, यह प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात, ये आपके। अब देखिए आपका चौथा है, यह तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं, किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य 2 पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आपका एक कथन था जिसकी पुष्टि यहाँ पर हुई। अब देखिए आपका जो 6वां है क्वेश्चन, ये है शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियाँ बताइए या सुनाइए। आपका जो पहला आ जाता है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के अनेक तरीके होते हैं। इसमें आपका क्षेत्रीय शिल्प उद्योग या सेवाओं का प्रोत्साहन देना, पर्यटक उद्योग को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में आपको परिवर्तन करना होता है, मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, आसान शर्तों में पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसमें आपका क्या गया कि शहर में आपको रोजगार पैदा करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोई 3 विधियां आपको बतानी है। तो ये एक सिंपल था, इसमें आपको कोई 3 पूछा था, 5 यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए आपका जो 7वां प्रश्न है ये है कि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित कर रही है। इतना जनसंख्या आपका बढ़ रहा है कि एक 11 साल 10 साल में आपका 20-20 30-30 करोड़ जनसंख्या बढ़ जा रहा है, तो इससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में भी नहीं बढ़ते। जनसंख्या तो बढ़ रही है पर आपको काम नहीं बढ़ रहा है, काम नहीं मिल रहा है, काम ही सीमित है, तो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसा कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जा रही है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रचंड बेरोजगारी क्या है। तो प्रचंड बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें आपको काम करना तो आता है, जैसे कि आपको कोई काम करना आता है लेकिन आपको नौकरी ना मिले, तो ऐसी बेरोजगारी को आप प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। इसमें आपका तीसरा है कि संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। और जो आपका चौथा है ये है अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। इससे ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जब जनसंख्या बढ़ती है बेरोजगारी पर ये असर होते हैं। अब देखिए जो आपका 5वां है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। इस तरह से आपका ये बढ़ रहा है बेरोजगारी बढ़ रहा है, जिससे क्योंकि जनसंख्या आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 8वां जो आपका है, आप एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। इसमें कहा दिया गया है कि आप अगर एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, यानी कि आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, आपकी नौकरी कोई खतरे में नहीं है और आपको अच्छा वेतन मिल रहा है, तो ये जो असंगठित क्षेत्र होते हैं इनमें ये सारे आते हैं। असंगठित क्षेत्र के किसी कर्मचारी की अपेक्षा आप कौन से लाभ प्राप्त होंगे आपको कौन कौन से, यानी कि जो एक आम व्यक्ति होता है जिसको सरकारी नौकरी ना मिली हो और एक जिसको सरकारी नौकरी मिली हो, अच्छा सी गाड़ी मिला हो, बंगला मिला हो, तो उसके कंपेयर आपको कर रहा है यहाँ पर करने के लिए दिया गया है। तो आपका जो पहला इसमें काम के निश्चित घंटे होंगे, निश्चित समय में अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्ति होगी, चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधाएं मिलेंगी, सेवतन अवकाश छुट्टी यानी कि भविष्य निधि का सेवानुदान मिलेगा, कार्यस्थल पर उचित वातावरण या न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी, अनुचित शोषण नहीं होगा। ये सारी संगठित क्षेत्रों को असंगठित क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं मिलती हैं। इसमें जो आपका 9वां है कि व्याख्या कीजिए कि किसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको स्पष्ट करना है कि सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं ये राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो आपका पहला दिया गया है, यानी कि पॉइंट से, अगर आप पॉइंट से लिखते हैं एग्जाम में तो आपका बेहतर नंबर उठेगा, ना कि एक पैराग्राफ या फिर एक
खर्रा लिखते आप जाएं, ऐसा नहीं, आपको नंबरिंग करके और हेडिंग वाइज लिखना है, तो आपको आपका एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको नंबर अच्छे से मिल जाते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका है, इसमें ढांचागत सुविधाओं कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा, लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान किया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रोज रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। ये जो है आपका जो सार्वजनिक क्षेत्रक होते हैं, ये राष्ट्र के निर्माण में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस उत्तर में आपका स्पष्ट किया गया है। ये देखिए एक 10वां जो आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। ग्रामीण, यहाँ पर ग्रामीण व शहरी, यहाँ ग्रामीण लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, यह आपका ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना है आपको। तो आपका जो उत्तर है, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, यानी कि जब लोग को काम करना आता हो, कार्य करने के प्रबल हों, इनके योग्य हों, फिर भी वो बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हों, उसे प्रचलन बेरोजगारी कहते हैं। यानी जैसे कि आपका कहीं एक ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर 3 मजदूर काम कर रहे हो, फिर भी उतना ही काम हो रहा है, और आकर 5-6 मजदूर काम कर रहे हो, फिर भी उतना ही काम हो रहा है, उसमें उतना ही ज़रूरत उसमें मजदूर लग रहे हैं, फिर भी ज़्यादा मजदूरों को लाया जा रहा है। तो ऐसे जो बेरोजगारी होती है, इसे प्रचलन बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, प्रचलन बेरोजगारी कहते हैं। जैसे उदाहरण, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 व्यक्तियों की आवश्यकता वाले खेत में परिवार से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में किसी दुकान पर 2 की आवश्यकता हो के स्थान पर 3 कार्य कर रहे हों। शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, उसमें 1 व्यक्ति की ज़रूरत है पर 2 लोग लग जाएं, तो ऐसी बेरोजगारी को छुपी या प्रचंड बेरोजगारी आप कहते हैं। या फिर इसका एक नाम आपको क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि छिपी बेरोजगारी को किस और नाम से जाना जाता है, तो यहाँ आपका है जो प्रचलन बेरोजगारी, इस नाम से भी जाना जाता है। अब जो आपका 11वां क्वेश्चन है, जब कोई देश विकसित होता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है, तब तथा द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक जो होते हैं, इनका बढ़ता है योगदान। इस कथन का विश्लेषण आपको करना है कि जब कोई देश विकसित होता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है तथा द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रकों का बढ़ता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। अब देखिए विकसितशील जो देश होते हैं, विकसित देशों का इतिहास बताता है कि विकास की शुरुआत आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्रक महत्वपूर्ण था। जो प्राथमिक क्षेत्रक होते हैं, इसमें कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है, तो ये क्षेत्रक अधिक कारगर होते हैं अपेक्षाकृत द्वितीय और तृतीय क्षेत्रकों का। अब देखिए इसमें आपका दूसरा है, कृषि के तरीके में बदलाव से खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक लोगों का रोजगार उपलब्ध कराता है। विनिर्माण, यानी कि एक निर्माण किया जाता है, नष्ट किया जाता है, फिर निर्माण होता है, तो ये विनिर्माण आपका कहलाता है। के लिए नए तरीके, फैक्ट्रियों का उभरना व विकसित होना, उत्पादन व रोजगार में द्वितीय क्षेत्रक महत्वपूर्ण। द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रकों का हस्तांतरण होता है, यानी कि द्वितीय में आपका कच्चा माल ले आता है, वहाँ से शुद्धिकरण होता है तृतीय में, और द्वितीय क्षेत्रक में आपका प्रोडक्ट बनता है। तीसरे क्षेत्र में आपका जानते हैं कि इसमें सेवाएं मिलती हैं, डॉक्टर, वकील या फिर अन्य जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, आपके तृतीय क्षेत्रक में होते हैं। हस्तांतरण होता है। कुल उत्पादन के संदर्भ में सेवा क्षेत्रक महत्वपूर्ण बन जाता है। आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण आपका तृतीय क्षेत्रक होता है, इसमें सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब जो आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन है इसमें कि भारत में कृषि असंगठित क्षेत्र क्या है, क्षेत्रक क्या है, क्या आप इस कथन से सहमति हैं? उत्तर की पुष्टि करना है आपको। उत्तर, कृषि एक असंगठित क्षेत्र है। हम इस कथन से सहमत है क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं हैं, यहाँ पर बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है, आपको ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, बिना उतना ही वेतन आपको मिलेगा बट आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। कृषि मजदूर को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती है, रोजगार सुरक्षित नहीं होता है,
आज काम किया कल काम नहीं मिल सकता है। तो ये जो शंका कि आज काम मिले कल ना मिले, तो ऐसे बेरोजगारी जो होती है कृषि में अधिक होती है। तो ये जो कृषि के साथ होता है, जो कृषिकार होते हैं इनके साथ अधिक होता है। ये आपका जो पांचवा है, मजदूरों की सुरक्षा नहीं होती है, विनियम का अनुपालन इसमें नहीं होता है। तो इस तरह से आपका ये 12 क्वेश्चन कवर किया गया। इसमें आपके नज़रिए से 2-3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में शायद पूछ भी सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें 4 ही चैप्टर है और 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है ऑलरेडी, इस पर ये मिलाकर 6 वीडियोज़ बन चुके हैं, तो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अधिक मदद मिलेगी, यानी कि आपका 7 या 8 नंबर इस पर कवर हो चुका है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आए होगी। इसके बाद हम इसके जो अगला चैप्टर है आर्थिक विकास का ही इसके बाद लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।